तो अब स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लास्ट हमने बात करी थी मॉडर्न इंडिया में कि अराइवल ऑफ द यूरोपियंस में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज। तो इस वीडियो में जो बात करेंगे, मतलब इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे डच एंड ब्रिटिश के बारे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे डच सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सेकंड जो यूरोपियन पावर थी वो थे डच, जो इंडिया में आए थे। तो यहाँ पे डच जो थे मेनली ये कहाँ से थे? फ्रॉम नीदरलैंड, दे केम फ्रॉम नीदरलैंड, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें हु वाज द फर्स्ट डच टू अराइव इंडिया, वो थे आपके पास कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ये अराइव किए थे 1596 में, राइट। अब यहीं पे बात पूछी जाएगी कि देखो ये आए तो 1596 में, बट जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो कौन से ईयर में फॉर्म की गई थी? इन 1602 में फॉर्म की गई थी, ठीक है। अब जैसे 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई, उसके बाद जो डच की पार्लियामेंट थी, तो डच की पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, एक चार्टर जो है ग्रांट कर दिया टू ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब चार्टर, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, चार्टर क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ राइट जो है ग्रांट किए जाते हैं। कुछ राइट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वो राइट्स किसको दिए गए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए बाय द पार्लियामेंट ऑफ डच। अब इन राइट्स के थ्रू दैट मीन्स क्या बोला गया कि अब यहाँ पे एम्पावर्ड कर दिया गया किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या एम्पावर कर दिया गया कि बोला अब आप क्या कर सकते हो हमारे बिहाफ पे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जैसे मान लो कि रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, वैसे ये एक प्राइवेट कंपनी थी डच की। बट पार्लियामेंट ने यहाँ पे इनको राइट दे दिया कि इनको क्या एम्पावर कर दिया कि बोला अब आप हमारे बिहाफ पे क्या कर सकते हो, किसी अदर स्टेट के साथ, अदर स्टेट मतलब कंट्री के साथ वॉर कर सकते हो, उनके साथ आप पीस ट्रीटी साइन कर सकते हो। देन आप वहां पे क्या कर सकते हो, किसी अदर स्टेट की टेरिटरी अगर आप एक्वायर करना चाहते हो तो आप एक्वायर कर सकते हो टेरिटरी, राइट। आप वहां पे क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो फोर्ट्रेसेस, मतलब अपने फोर्ट वहां पे आप बना सकते हो, अपनी फैक्ट्रीज वहां पे आप बना सकते हो, हमारी तरफ से आपको फुल परमिशन है, राइट। तो ये बात बोल दी गई बाय द ब्रिटिश सॉरी डच पार्लियामेंट के द्वारा इस चार्टर में, राइट। तो ये बात याद रखना। इतना क्लियर हुआ? अब देखो जैसे इनको चार्टर ग्रांट किया गया, अब ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका जो मेन इंटरेस्ट था ना, वो मेन इंटरेस्ट था इंडोनेशिया ना कि इंडिया। ये मेनली किस पे ट्रेड करना चाहते थे, कहां पे ट्रेड करना चाहते थे? इंडोनेशिया में ट्रेड करना चाहते थे। तो अल्टीमेटली इनका मेन जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था और ट्रेडिंग इंटरेस्ट जो था इंडोनेशिया में था। बट हुआ क्या, जैसे ये साउथ एशिया में आए, देन दे फाउंड कि अगर हमें साउथ एशिया में ट्रेड करना है तो हमें सबसे पहले इंडिया में भी ट्रेड करना पड़ेगा। इंडिया में क्यों ट्रेड करना पड़ेगा? क्योंकि जो साउथ वेस्ट एशिया था, दैट मींस ये जो ईरान इराक वाला जो रीजन है, साउथ वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा डिमांड थी किसकी? जो इंडिया के क्लोज थे उनकी डिमांड थी। और इन रिटर्न में इंडिया में क्या डिमांड किया जाता था? पेपर एंड स्पाइसेस। अब देखो पेपर एंड स्पाइसेस की बात करें तो पेपर एंड स्पाइसेस का ट्रेड ये कहां से कर रहे थे? इंडोनेशिया से। अब ये चाहते थे साउथ वेस्ट एशिया में भी ट्रेड करना। अगर साउथ वेस्ट एशिया में ट्रेड करना है तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे वहां पे? क्लोज को क्योंकि साउथ वेस्ट एशिया में क्लोज की डिमांड थी, वो भी कौन सी? इंडियन क्लोज की। तो अल्टीमेटली डच जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जो इंडियन क्लोज जो थे, इंडियन क्लोथ को फर्स्ट टाइम, दैट मींस अगर किसी ने एक्सपोर्ट की आइटम बनाया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, तो वो किसने किया था? डच ने किया था। जिसकी वजह से दैट मींस कि ऐसे इन्होंने इंडियन क्लोथ को जो है एक वर्ल्ड मार्केट में प्लेस दिया था, दैट मींस एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, तो वो डच थे, राइट। तो ये बात यार, इतना क्लियर? चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इनकी डच फैक्ट्रीज के बारे में, क्योंकि ज्यादा नहीं हम करेंगे इसमें, बस इतना ही याद रखना। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं डच फैक्ट्रीज की।
तो अब डच फैक्ट्रीज की बात करें तो 1606 में फर्स्ट डच फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करी गई थी, कहां पे? एट मसूलीपट्टनम में। अब ये मसूलीपट्टनम आपको पता ही है कहां पे है, जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, इन आंध्र प्रदेश। सेकंड जो है, सेकंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी गई एट पेट्रोपॉली में। ये सारे साउथ इंडिया में पड़ते हैं, ठीक है, जिसको आज की डेट में आप किस नाम से जानते हो? निजामुद्दीन, राइट। हाँ जी। इसके बाद अब 1610 में, 1610 में अब क्या होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक ट्रीटी साइन करेगी। अब ये बात याद रखना, अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी साइन करी। अब ट्रीटी किसके साथ साइन करी? उस टाइम ट्रीटी जो साइन करी वो करी किंग ऑफ चंद्रागिरी, चंद्रागिरी के किंग के साथ। ये कब करी? 1610 में। और यहाँ पे जिसके थ्रू अब इन्होंने क्या कर लिया, डच ने अपना हेडक्वार्टर जो है, अपना सेंटर ऑफ एक्टिविटी जो है वो कहां पे एस्टेब्लिश कर लिया? पुलिकट में। और साथ ही साथ यहाँ पे इनको इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या परमिशन मिल गई कि अब ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश कर सकते हैं पुलिकट में, अलोंग विद यहाँ पे अपने गोल्ड क्वाइंस भी मिंट कर सकते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे अपना गोल्ड क्वाइंस जो है मिंट करना स्टार्ट किया, मतलब क्वाइंस मिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डच ने फिर अपने गोल्ड क्वाइंस मिंट किए थे, फिर जिनको नाम दिया था गोल्ड क्वाइंस को पगोडास। तो ये याद रखना, पगोडा जो थे वो गोल्ड कॉइन्स थे, वर द गोल्ड कॉइन्स मिंटेड बाय डच, ठीक है, ये बात याद रखना। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। इसके बाद 1690 में, इन 1690 में, अब 1690 में क्या हुआ था, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, अपनी हेडक्वार्टर जो है, जो पहले कहां पे था? पुलिकट में, अब पुलिकट से कहां पे शिफ्ट किया जाएगा? नागापट्टिनम में। तो ये भी याद रखना, राइट। तो ये था आपके पास डच के बारे में, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बट देखो, जैसे जैसे हम यूरोपियन पावर्स को इंडिया में लेते आएंगे, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी यूरोपियंस के बीच में होता जाएगा। तो इस टाइम पे मेन जो हम बात करेंगे एंग्लो डच राइवलरी की। तो यहाँ पे दो राइवलरीज याद रखना। एंग्लो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स की। अब एंग्लो डच राइवलरी की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना, इन 1623 में एक मास, जैसे हम बात करते हैं ना जलियांवाला बाग मासेकर की, वैसे ही एक अम्बोया मासेकर हुआ था। ये इंडोनेशिया में हुआ, अम्बोया मासेकर। अब ये इंडोनेशिया में हुआ, जिसमें ये इंडोनेशिया, अब इस मासेकर में क्या हुआ, डच जो थे, डच ने क्या कर दिया, डच किल्ड 10 इंग्लिशमैन, 10 ब्रिटिशर्स को मारा, एंड 9 जैपनीज। ये डच ने किया था। मतलब ये क्या करना चाहते थे, जो इंग्लिश यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आया, तो इनका इंग्लिश के साथ राइवलरी हो गया, क्योंकि इंडोनेशिया, मैंने पहले बोला कि डच जब इनको चार्टर भी ग्रांट हुआ तो इनका मेन इंटरेस्ट इंडोनेशिया था, ये इतने खुश नहीं थे, ये इनका इतना इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में, इनका मेन इंटरेस्ट था इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने क्या कर दिया, दैट मीन्स इनका जो है उनके साथ राइवलरी स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पे 1623 में अम्बोया मासेकर होगा, जिसमें 10 इंग्लिशमैन और 9 जैपनीज को मारा गया बाय द डच, ठीक है। अब इस इंसिडेंट के बाद डच ने क्या किया, अपने आप को मेनली कहां पे स्टिक कर दिया, दैट मीन्स इंडोनेशिया में रखा। अब ये इंडिया की तरफ या अदर कंट्रीज की तरफ जाना जो था वो अवॉइड कर रहे थे। बट हुआ क्या, अब इसके बाद 1759 में, इसके बाद इन 1759 में आपको एक बैटल देखने को मिलता है, जिस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ बेदारा।
ये बेदारा कहाँ पे पड़ेगा? ये बैटल ऑफ बेदारा हुआ था इन बंगाल में, राइट। अब इसमें क्या हुआ था, इस बैटल में डच जो है, डच को डिफीट किया गया था। डच वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। डच को किसने डिफीट किया? ब्रिटिशर ने डिफीट किया, और बाय द इंग्लिश। और इस बैटल के बाद, दैट मीन्स जैसे बैटल ऑफ बदारा में डच को डिफीट करती है इंग्लिश, तो अब इसको क्या कंसीडर किया जाता है? दिस बैटल जो है कंसीडर किया जाता है, मार्क किया जाता है द एंड ऑफ, मार्क द एंड ऑफ डच पर इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये भी हुआ था। तो ये था हमारे पास डच के बारे में। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी। चलो अब आ जाओ इंग्लिश की तरफ, ब्रिटिशर की बात करते हैं। और ब्रिटिश, तो सबसे पहली बात कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कब फॉर्म हुई? 1600 में। दैट मीन्स कि ये जो मेनली जो फॉर्म की गई थी 1599 में की गई थी। 1599 में देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये जैसे रिलायंस, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो एक रिलायंस कंपनी है, या टाटा ग्रुप है, या अडानी ग्रुप है, राइट, वैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई थी। ये 1599 में ब्रिटेन के कुछ मर्चेंट थे, मतलब लंदन के कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, उनके ग्रुप ने मिलके एक, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर जिसको बोला गया, ग्रुप था, जिन्होंने मिलके एक कंपनी की फाउंडेशन रखी, जिसका कंपनी का जो निक नेम था वो था जॉन कंपनी। ठीक है, बट इसको फिर हमने क्या नाम दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर 1599 में मतलब ग्रुप ऑफ मर्चेंट थे ब्रिटेन के, जिन्होंने एक मर्चेंट एडवेंचर करके एक कंपनी की फाउंडेशन रखी। ठीक है, अब इस कंपनी को 1600 में, इन 1600 में, अब एक रॉयल चार्टर ग्रांट किया जाएगा। रॉयल चार्टर मतलब रॉयल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किंग और क्वीन की बात की जा रही है। तो उस टाइम पे रॉयल चार्टर जो ग्रांट किया गया इस कंपनी को बाय द क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द्वारा किया गया। ठीक है, अब इस रॉयल चार्टर के थ्रू, मैंने क्या बोला? रॉयल मतलब चार्टर के थ्रू आपको कुछ ना कुछ राइट्स या प्रिविलेजेस ग्रांट की जाएंगी। तो इस चार्टर के थ्रू भी अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रिविलेजेस ग्रांट की गई कि वो क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, जो हमने कल बात करी थी, अगर आपको याद होगा, केप ऑफ गुड होप, जिसको पहले बोला गया था केप ऑफ स्टॉर्म्स, बाद में इसको क्या बोला गया? केप ऑफ गुड होप। अब देखो, ये जो बोला गया कि ये क्या कर सकती है कंपनी? ट्रेड कर सकती है ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। कितने टाइम पीरियड के लिए? फॉर 15 ईयर्स के लिए ओनली। तो ये बात बोलेगी इस रॉयल चार्टर के थ्रू 1600 में जो इशूड किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ, राइट। इसके बाद इन 1608, ये बात याद रखना। अब 1608 की बात करते हैं। अब 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भाई साहब, अब ये कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो अराइव किए थे इंडिया में। ठीक है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे किसके एम्परर के कोर्ट में आए थे? केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर जो था उस टाइम पे एम्परर था। ठीक है, कहां पे उस टाइम पे कैपिटल कौन सी थी मुगल्स की? आगरा में। ठीक है, आगरा में आए थे। ठीक है, अब मेनली इसका पर्पस क्या था कि मुगल एम्परर से ये क्या लेगा? परमिशन लेगा कि वो क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं अपनी फैक्ट्रीज। ठीक है, कि अपनी फैक्ट्री जो है वो ओपन कर लें।
इंडिया में, राइट। अब देखो ये जो मेन फैक्ट्रीज कहाँ पे ओपन करेंगे, पहले ये बात समझना। जब भी उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूं कि जब ये उस टाइम पे जो मेन ट्रेड किया जाता था वो सी रूट के थ्रू किया जाता था, सी रूट के थ्रू होता था। तो अल्टीमेटली मेनली जो उस टाइम पे ट्रेडिंग फैक्ट्रीज जो ओपन की गई वो कौन से कहां पे की गई, ऑन द कोस्टल एरियाज में की। तो इनका मेन इंटरेस्ट था कि थ्रू आउट द जितने भी कोस्टल एरियाज थे मुगल एम्पायर के अंडर, हम वहां पे क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री जो है ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे फिर क्या हुआ था, इंग्लिश कंपनी को, दैट मीन्स ये जब सूरत में अराइव किए थे, ठीक है, सॉरी, जब ये, हाँ, जहांगीर के कोर्ट में आए थे, ठीक है। अब इनकी शिप का नाम क्या था, हाँ याद रखना, ये शिप का नाम भी पूछा गया था एक बार केबीसी में, कि विलियम हॉकिंस जिस शिप में आए थे उस शिप का नाम क्या था, द शिप नेम वाज हेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ये आए तो यहाँ पे अब इनको जो है रॉयल फरमान इशू किया गया बाय द जहांगीर, जिसके थ्रू इनको क्या बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, अपनी फैक्ट्रीज जो है ओपन कर सकते हो ऑन द बेस्ट कोस्ट। मतलब सिर्फ उनको क्या मिला, एक बेस्ट कोस्ट में ही फैक्ट्रीज ओपन करने की परमिशन मिली। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब ये विलियम हॉकिंस आया ना, तो जहांगीर के कोर्ट में जब ये सबसे पहले सूरत में अराइव किया, सूरत में रीच किया, सूरत से ये गया आगरा में, आगरा में मिलने के लिए। अब जब आगरा में मिलने के लिए गया ना ये, तो उस टाइम पे जहांगीर बड़े आराम से बैठा हुआ पहले अपने रूम में, मतलब उसको वेट करवाया। फिर उसके बाद ये आगरा में जब जाता है, मतलब सॉरी, जब जहांगीर मतलब अपना फ्रेश फ्रूश होके आया, अपने ऐसे बैठा था, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे ना, ये राजस वगैरह के लिए एक बड़ा सा ऐसे गद्दा टाइप लगा होता था जिसपे आराम फरमाते थे, जैसे देखा होगा कवाली जो लोग सुनते थे उस टाइम पे, जैसे एक बड़ा सा साइड में दो पिल्लो लगे होंगे। तो वैसे बैठा हुआ, सिगार पकड़ी हुई जहांगीर ने अपने हाथ में, ठीक है, वाइन का गिलास पकड़ा हुआ, और ये इसके सामने खड़ा कि सर मेरे को ऐसे परमिशन चाहिए। तो जहांगीर बोलता कि सबसे पहले तो एक बात बताओ कि तुम्हारे वहां पे मैंने सुना है कि घोड़े बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं, तो तुम क्या करो, मेरे लिए सबसे पहले घोड़े लेके आओ, कि मेरे को एक घोड़ा गिफ्ट करो। तो यहाँ पे विलियम हॉकिंस ने बोला कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कि अगर मैं आपको घोड़ा लेके आऊंगा वो इतने दूर तक ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा, वो तो मर जाएगा। बोला तो ऐसा करे, एक पूरी शिप भी तू क्या कर ले, घोड़ों से भर के ले आ, एक पूरी शिप में घोड़े भर के ले आ, जो जितने जिंदा रह गए इस टाइम तक वो सारे मेरे, और जो मर गए उनको वापिस ले जियो। तो मतलब इतना रोब था इन मुगल्स का, ठीक है, कि मतलब ब्रिटिशर भी पहले इनसे परमिशन ले रहे थे। बाद में क्या हुआ, औरंगजेब की जैसे डेथ हुई उसके बाद तो मतलब इसने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, और ब्रिटिशर को अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि जैसे ये मुगल एम्पायर जो डिसबैंड होने लगा था, अलग अलग स्टेट्स बनने लगे थे, यहीं से ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं यार ये तो अलग हो रहे हैं, इनमें यूनिटी तो है नहीं, चलो हम भी इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए ब्रिटिशर जो थे लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाए थे इंडिया में, राइट। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी। चलो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है ब्रिटिशर ने अपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री जो सेटअप की थी अपनी एट मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ था, क्योंकि देखो जब ब्रिटिशर इंडिया में आए ना, तो उस टाइम पे और भी पावर्स इंडिया में आ चुकी थी, फॉर एग्जांपल पोर्तुगल और पुर्तगीज, पुर्तगीज भी इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। तो अब अल्टीमेटली इनका आपस में कंफ्लिक्ट तो होना ही था, क्योंकि यूरोपियन पावर्स ये पहले भी यूरोप में लड़ रहे थे, वैसे भी यहाँ पे लड़ रहे थे, क्योंकि रेनेसां के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हर कोई एक दूसरे को कॉलोनी बना रहा था, तो इनके बीच में तो कंफ्लिक्ट चला ही था। तो यहाँ पे आपको एक बैटल देखने को मिलेगी, जिस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ स्वाली होल। तो ये बात याद रखना, ये बैटल ऑफ स्वाली होल जो हुआ ये सूरत में देखने को मिली, सूरत में हुआ। ठीक है, जिसमें इंग्लिश ने क्या किया, दैट मीन्स ब्रिटिशर ने क्या किया, डिफीट किया किसको, पोर्तुगीज को। मतलब इस बैटल में इंग्लिश ने किसको डिफीट किया, इंग्लिश डिफीटेड पोर्तुगीज। अब जैसे इनको पोर्तुगीज को डिफीट किया, अब यहां से जहांगीर हो गया इंप्रेस।
क्योंकि पुर्तगीज पहले से ट्रेड कर रहे थे, पहले जहांगीर इनके फेवर में था। अब जैसे ही पुर्तगीज डिफीट हुए तो यहाँ पे अब जहांगीर ने क्या बोला कि अब आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश को यहाँ पे बोल दिया कि अब आप क्या कर सकते हो, अपनी एक परमानेंट फैक्ट्री, मतलब पहले बोला कि आप अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर लो बट वो परमानेंट नहीं होगी, मतलब कभी भी आपको वहां से हटाया जा सकता है। बट यहाँ पे इस बैटल के बाद अब जहांगीर ने परमिशन दे दी इंग्लिश को कि वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक परमानेंट फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कहां पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? एट सूरत में इन 1613 में, 1613 में, ठीक है। फिर मतलब कि परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश की थी कहां पे? सूरत में इन 1613 में, राइट, इस बैटल के बाद। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहां पे इसके बाद अब बात करते हैं 1615 की। अब 1615 की बात करें, अब 1615 में क्या होता है? सर थॉमस रॉय, पहले विलियम हॉकिंस आए, अब सर थॉमस रॉय आएंगे। किसके दूत बन के, किसके एम्बेसडर बन के? आपके पास उस टाइम पे किंग थे इंग्लैंड के, किंग जेम्स वन। अब किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड के एम्बेसडर बन के सर थॉमस रॉय आएंगे इंडिया में। किसके कोर्ट में? उस टाइम पे इंडिया के जो मुगल एम्परर थे वो थे जहांगीर, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे सर थॉमस रॉय आए, इंडिया में आए, जहांगीर से मिले एंड ही वाज सक्सेसफुल। और ये सक्सेसफुल रहे किस केस में कि इनको अब यहाँ पे क्या मिल गया? रॉयल फरमान जो है मिल गया, जिस रॉयल फरमान के अंडर क्या ग्रांट कर दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है? अपने ट्रेड फैक्ट्रीज जो है, दैट मीन्स अपनी फैक्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश कर सकती है। कहां पे? अब ये बात याद रखना कि मतलब सर थॉमस रॉय जब जहांगीर के कोर्ट में आएंगे, इनको भी रॉयल फरमान इशू किया गया था, विलियम हॉकिंस को भी रॉयल फरमान इशू किया गया था। बट विलियम हॉकिंस को बोला गया था कि वो क्या कर सकते हैं? अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू आउट द वेस्ट कोस्ट। बट यहां पे अब इस रॉयल फरमान के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया कि वो अपनी फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं टू ऑल द पोर्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर। मतलब कि थ्रू आउट मुगल एम्पायर, जितना बड़ा मुगल एम्पायर था, उनका जितना भी पोर्ट एरिया था वहां पे ये क्या कर सकते हैं? अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब जितने भी कोस्टल एरिया थे वहां पे ये अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सर थॉमस रॉय को ये परमिशन मिली थी। इतनी बात क्लियर हुई? दोनों में क्या डिफरेंस था? अब देखो, जैसे ये परमिशन इनको मिली, अब इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिशर ने ना मेनली 3 यहाँ पे अपनी प्रोविंसेस बनाई, बाद में इनको नाम दे दिया जाएगा प्रोविंसेस। मेन ट्रेडिंग सेंटर बने, एक बना आपके पास मद्रास, एक आपके पास बना बंगाल, एक आपके पास बना बॉम्बे। मेनली ये 3 ट्रेडिंग सेंटर्स इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे हर किसी की कि क्या हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं मद्रास की। अब मद्रास में देखो, अब 1632 की बात कर रहा हूं। मद्रास में 1632 में इस टाइम पे एक सुल्तान ऑफ गोलकोंडा होते थे। गोलकोंडा रीजन था, उसके जो चीफ थे उसको बोला जाता था सुल्तान। ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला रीजन था गोलकोंडा, ठीक है। तो गोलकोंडा पोर्ट भी आपने सुना होगा। तो सुल्तान जो थे गोलकोंडा के, उनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है। अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब इन्होंने क्या किया? एक फरमान इशू किया जिसको हम क्या नाम देंगे? गोल्डन फरमान। अब रॉयल फरमान नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे गोल्डन फरमान। अब इस गोल्डन फरमान के थ्रू यहां पे इंग्लिश कंपनी को क्या अलाउ कर दिया गया? मतलब सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो थे, उन्होंने इंग्लिश कंपनी को अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं
थ्रू आउट द पोर्ट ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा पोर्ट से क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। बट हाँ, वो फ्रीली ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उनको कोई भी ट्रेड ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। बट हाँ, बोला इन रिटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को एनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी। एनुअल पेमेंट कितनी, बोला आप जितना मर्जी ट्रेड करो, आपसे कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाएगी, बट आपको मेरे को एनुअली पे करना पड़ेगा। क्या, 500 पगोडास। जो हमने पगोडास की बात करी थी कि किसने यहाँ पे पगोडास जो थे, डच ने यहाँ पे क्या किए थे, मिंट किए थे अपने कॉइन्स, जिनको बोला गया था गोल्ड कॉइन्स को पगोडास, राइट। ये बात करी थी, तो बोला आपको एनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी 500 पगोडास की। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो, इसके बाद अब 1639 की बात करते हैं। इन 1639 में अब यहाँ पे आपके पास राजा ऑफ चंद्रगिरी की बात करेंगे। ये भी मद्रास में ही रीजन पड़ेगा। राजा ऑफ चंद्रगिरी, जिनका नाम था दमारला वेंकटाधरी, वेंकटा KATADARI नायक, वेंकटाधरी नायक, ये नाम था राजा का। ठीक है, अब 1639 में एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, एक ब्रिटिशर थे, फ्रांसिस, नाम याद रखना, फ्रांसिस डे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस डे ने राजा ऑफ चंद्रगिरी से क्या ले लिया, लीज पे ले लिया। मतलब राजा ऑफ चंद्रगिरी ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स को लीज पे दे दिया कुछ मद्रास का जो पोर्ट एरिया था। तो अगर पूछ लिया जाए ना कि मद्रास जो है लीज पे किसने लिया था, वो फ्रांसिस डे ने लिया था। किससे लिया था, राजा ऑफ चंद्रगिरी से लिया था। कौन से ईयर में, 1639 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मद्रास जो है लीज पे लिया गया फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी बाय द ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने, अब ब्रिटिशर ने क्या किया, अपनी जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी थी सारी की सारी शिफ्ट कर दी मद्रास में, राइट। अब यहीं पे साथ में क्या बोला, इसी टाइम पे राजा ऑफ चंद्रगिरी ने क्या बोला कि मद्रास आप लीज पे ले लो। तो अल्टीमेटली इन्होंने अपनी सेंटर ऑफ एक्टिविटी जो है शिफ्ट कर दी मद्रास में। अलॉन्ग विद इनको परमिशन दे दी कि ये क्या कर सकते हैं, मद्रास को फोर्टिफाई कर सकते हैं। फोर्टिफाई का मतलब समझते हो ना, कि मतलब मद्रास में फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, किले बना सकते हैं, राइट। और बोला इसको अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, अगर लीज पे ले लिया तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आप खुद कर लो, एडमिनिस्टर भी आप क्या कर लो, खुद कर लो इसको। अगर आप एडमिनिस्टर इसको खुद कर लोगे तो अल्टीमेटली बोला कि अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पे आप यहाँ पे अपने कॉइन्स भी मिंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ना कि मद्रास को आप खुद एडमिनिस्टर कर लो, अपने कॉइन्स मिंट कर लो, तो राजा ऑफ चंद्रगिरी का क्या फायदा होगा। अब देखो जब एडमिनिस्टर किया जाएगा ना, तो उस टाइम पे कुछ लोकल ट्रेडर्स भी थे। अब मद्रास था एक पोर्ट वाला एरिया, अब पोर्ट वाला एरिया था, तो अल्टीमेटली बोला कि अब आप इसको खुद कंट्रोल करोगे। तो अल्टीमेटली अब ब्रिटिशर ने क्या करना स्टार्ट किया, थ्रू आउट द मद्रास पोर्ट से अब जो भी ट्रेड कर रहा था उनसे क्या लेना स्टार्ट कर दिया, एक्साइज ड्यूटी लेना स्टार्ट कर दी। तो अब जब एक्साइज ड्यूटी लेना इन्होंने स्टार्ट करी, तो अब राजा ऑफ चंद्रगिरी ऐसे तो था नहीं, क्योंकि हर कोई देखो अपना बेनिफिट जरूर देखता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो इसने क्या बोला कि राजा ऑफ चंद्रगिरी ने सीधी सी बात बोली कि ठीक है, जब आप इसको एडमिनिस्टर करोगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी यहाँ पे रिवेन्यू आप कलेक्ट करोगे, दैट मीन, और ये रिवेन्यू जो होगा आपके पास कस्टम रिवेन्यू होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मद्रास पोर्ट से जितना भी कस्टम रिवेन्यू आप कलेक्ट करोगे उसका हाफ जो है वो मेरे को पे करना पड़ेगा एनुअली। हाफ ऑफ कस्टम रेवेन्यू जो है वो आपको एनुअली मेरे को पे करना है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी। अब देखो जब हमने बात करी ना कि मद्रास के फोर्टिफिकेशन की, तो ब्रिटिशर ने क्या किया था, इस फरमान के बाद अब मद्रास में एक फोर्ट जो है
वो बिल्ड किया था और उस फोर्ट का नाम रखा गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहाँ पे एक परमानेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी और उसको फोर्टिफाई करने के लिए एक किला बनाया गया जिसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये बात भी याद रखना। क्लियर? चलो अब आ जाओ बंगाल पे। सेकंड ट्रेडिंग सेंटर की बात करते हैं ब्रिटिश की, जो बंगाल में इन्होंने एस्टेब्लिश किया। अब 1651 में सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल में जो फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी वो 1651 में की गई थी। कहां पे? हुगली में। ठीक है, तो यहाँ पे हुगली में जब इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी तो इस टाइम पे बंगाल जो कंट्रोल में था वो किसके कंट्रोल में था? यहाँ पे दैट मींस कि सुल्तान होते थे ब्रिटिशर के कंट्रोल, सॉरी मुगल्स के कंट्रोल में होता था। तो मुगल्स के उस टाइम पे जो बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटर था उसका नाम था सुल्तान सूजा। अब ये सुल्तान सूजा कौन था? ही वॉज द सेकंड सन था शाहजहां का, सन ऑफ शाहजहां था ये। तो इससे परमिशन ली थी, उसके बाद इन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करी थी। और इस टाइम पे इसको मतलब ये किस पोस्ट पे था? सूबेदार था बंगाल का। ठीक है, सूबेदार ऑफ बंगाल मतलब मुगल्स का सूबेदार था ये बंगाल का, राइट। इसके बाद इन्होंने देखो ये जो बंगाल का रीजन जो था ना, बंगाल प्रोविंस, ये मतलब कौन सा रीजन कंप्राइज करता था? बंगाल जो आज की डेट में बंगाल है हमारे पास, जो वेस्ट बंगाल है, और साथ में जो बांग्लादेश है वो वाला रीजन, उसके साथ उड़ीसा और बिहार वाला रीजन, ये सारा रीजन इस बंगाल प्रोविंस में आता था। इसके बाद इन 1658 में जितनी भी, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट थी ब्रिटिशर्स की और मतलब कंपनी ने जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे थ्रू आउट द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे बंगाल उड़ीसा बिहार वाले रीजन में जो ये बंगाल प्रोविंस थी अलोंग विद कोरोमंडल कोस्ट। अब कोरोमंडल कोस्ट आप देखना जाके कि कहाँ पे आपको कोरोमंडल कोस्ट मिलेगी, ठीक है, जाके लोकेशन चेक करना। कोरोमंडल कोस्ट इस रीजन में जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी ब्रिटिशर्स की, ये सारी की सारी किस के प्रोटेक्शन के अंडर आ गई? फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंडर आ गई। मतलब अब ये सारा किसके कंट्रोल में था? मतलब सेंट जॉर्ज से इस रीजन को पूरा मेंटेन किया जा रहा था 1658, राइट। ये बात याद, क्लियर? हाँ जी। अब यहां से फिर बात करते हैं 1690 में। अब 1690 में क्या हुआ? जॉब चारनॉक आएंगे और जॉब चारनॉक ने क्या किया? यहाँ पे एस्टेब्लिश की ब्रिटिश फैक्ट्री एट सूतानुती बंगाल में, ठीक है, जिसको देखो 1690 में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई सूतानुती में, बाद में इसको फोर्टिफाई किया गया। कौन से ईयर में? 1696 में। अब जब फोर्टिफाइड किया गया तो यहाँ पे जो फोर्ट बिल्ड किया गया उस फोर्ट का नाम होगा फोर्ट विलियम। जब हम थोड़ी टाइम में मतलब जब हम बैटल ऑफ यहाँ पे करेंगे बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, तो इस टाइम पे भी इसकी बात करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे भी इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद याद रखना कि ये मेन इंटरेस्ट बना था जो बंगाल और बंगाल के नवाब जो थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो मेन बैटल हुआ था वो इसी फोर्ट में हुआ था। जो हमने बात करी थी फारूक सियार के टाइम पे एक रॉयल फरमान इशू किया गया था, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना 1690 में जॉब चारनॉक एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे सूतानुटी में, जिसको फोर्टिफाई किया गया 1696 में, और जो फोर्ट बनाया गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम, राइट। इसके बाद बात करते हैं 1698 में। तो 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या ले लिया? अब जमींदारी राइट्स। जमींदारी राइट समझते हो ना? चलो वो भी बता दूंगा, एक जमींदारी सिस्टम होता था, एक जागीरदारी सिस्टम होता है, क्या डिफरेंस था वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखना कि जमींदारी राइट्स दैट मीन, सिंपल सी बात बोलूं कि यहाँ पे राइट मिल गया, राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू,
कि वो क्या कर सकते हैं, रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं ऑफ द विलेजेस। मतलब कौन कौन से विलेजेस का रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, जमींदारी राइट मिल गया। एक तो आपके पास आ गया सूतानूती, ठीक है। एक आपके पास आ गया कालीकत्ता, कालीकत्ता बोल लो। एंड एक आपके पास आ गया गोविंदपुर। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, देखो अगर मैं बात करूं ना, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, आज चाहे हिमाचल में जो भी हिल स्टेशन है, चाहे धर्मशाला ले लो, चाहे शिमला ले लो, ये सारे जो एस्टेब्लिश हुए ना, ये किसकी वजह से हुए, डेवलप जो है बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। अब देखो इस रीजन में जैसे मतलब ब्रिटिशर के पास राइट है, जमींदारी राइट, इन्होंने रिवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो अल्टीमेटली ये जिस रीजन में रिसाइड करना स्टार्ट करते थे ना, उस रीजन को अपने अकॉर्डिंग डेवलप करते थे कि जैसे ये रहना पसंद करते हैं। बाद में फिर इन्हीं रीजंस को एक सिटी का नाम दे दिया गया, जिस सिटी को आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, कलकत्ता। तो ये तीनों रीजन जो थे, मतलब ये तीनों, ये जो तीन गांव थे, इनको बाद में डेवलप किया गया और इन गांव को अब नाम दे दिया गया है कलकत्ता। तो कलकत्ता पहले सूतानूती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, ये तीन अलग रीजन होते थे जिनको मिलकर आज कलकत्ता बनाया गया, राइट, कलकत्ता जिसको बोलते हैं। तो ये जमींदारी राइट्स मिले थे 1698 में। और इस टाइम पे सूबेदार, जब ये मतलब जमींदारी राइट्स इनको मिले, तो उस टाइम पे जो सूबेदार था बंगाल का, उसका नाम था आजिम उस शाह, ठीक है, आजिम उस शाह। क्लियर? चलो अब हमारे पास रह गया क्या, बंगाल, अब सॉरी बॉम्बे, ये दो प्रोविंसेस तो हमने कर ली ना। मद्रास हो गया हमारे पास, बंगाल हो गया, अब बात करते हैं बॉम्बे की। अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा जाएंगे पुर्तगीज पे, अब बॉम्बे की बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या, इन 1661 में पुर्तगाल की लड़ाई हो जाती है, वॉर में हो जाती, किसके साथ, स्पेन के साथ। पुर्तगाल जो था वो इज इन वॉर था विद स्पेन के साथ, ठीक है। अब जब स्पेन के साथ इसकी लड़ाई चल रही थी, तो पुर्तगाल किसकी हेल्प चाहता था, ये चाहता था कि ब्रिटिशर और ब्रिटेन जो है, कि ब्रिटिशर मेरी इस बैटल में हेल्प करे, और इसने हेल्प मांगी भी। तो अब इसने इंग्लैंड से जब हेल्प मांगी, तो इंग्लैंड ने इसकी हेल्प भी करी इस वॉर में, बट इन रिटर्न में पुर्तगीज ने क्या किया, दैट मींस पुर्तगाल ने क्या किया, उस टाइम पे जो किंग थे ब्रिटेन के, ठीक है, उनका नाम था आपके पास चार्ल्स टू, ठीक है, जो इंग्लैंड के किंग थे चार्ल्स टू। उसके साथ क्या कर दिया, पुर्तगाल के जो किंग थे उनकी बेटी की शादी करवा दी, जिसका नाम था कैथरीन। कि मतलब एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी बना लिया, कि एक लॉयल्टी जो है वो रहे पुर्तगीज और ब्रिटिशर के बीच में, कि वो पुर्तगीज की हेल्प करे स्पेन में। तो चार्ल्स टू की मैरिज करवा दी जाएगी किसके साथ, कैथरीन के साथ। मतलब पुर्तगाल के किंग ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी करवा दी ब्रिटिश के किंग के साथ, इंग्लैंड के राजा के साथ। अब देखो जब ये शादी हुई, तो इस शादी में क्या कर दिया, पुर्तगीज के किंग ने एक डॉरी में दे दिया, क्या, दहेज में दे दिया बॉम्बे, किसको, चार्ल्स टू को। अब चार्ल्स टू को जब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, एज अ डॉरी में आपके पास बॉम्बे ग्रांट कर दिया, तो इसके बाद किंग चार्ल्स टू ने, मतलब ये बात कर रहे हैं 1661 में ये लड़ाई हो रही थी, इसके बाद 1662 में इनकी मैरिज हुई, और बॉम्बे जो है चार्ल्स टू को क्या मिल गया, डॉरी में मिल गया। फिर 1668 में, 1668 में, अब किंग चार्ल्स टू ने क्या किया, ये जो क्राउन ने अपना जो ये बॉम्बे था, जो बॉम्बे क्या मिला था किंग चार्ल्स टू को, डॉरी में मिला था, मतलब सिर्फ इसका कंट्रोल था। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब मोदी साहब ने क्या कर दिया, कोई रीजन, मान लो कि कोई रीजन है, वो दे दिया अंबानी को, किसके मतलब उसको बोले कि तू इसको खुद एडमिनिस्टर कर, ठीक है, मैं तेरे को ये रीजन दे रहा हूं, तू जैसे इसको कंट्रोल करना कर ले, बट तेरे को एनुअली मेरे को कुछ पे करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, किंग चार्ल्स टू ने बॉम्बे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को
मतलब ट्रांसफर कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया और बोला तेरे को क्या करना पड़ेगा, इन रिटर्न में मेरे को एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी, दैट मींस एनुअल रेंट जो है, मतलब काइंड ऑफ वी कैन से कि आपको जो है इन्होंने क्या किया, रेंट पे इसको दे दिया। बोला तेरे को क्या करना है, मेरे को एनुअल रेंट पे करना है इसका 10 पाउंड्स, बाकी तू इसमें खुद एडमिनिस्टर कर, बट मेरे को एनुअली क्या करता रहे, इसका रेंट पे करता रहे 10 पाउंड्स जो वो उसका रेंट रखा गया। तो ऐसे जो था बॉम्बे जो था वो मेन इनके कंट्रोल में आया था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। क्लियर बात? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना बहुत है, फिर कल हम बात करते हैं आपके पास डेन्स एंड फ्रेंच की, डेनमार्क से जो आए थे, और फ्रेंच की। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि कल ये थोड़ा सा फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम रिवॉल्यूशनरी की बात करेंगे। ठीक है, सीधी सी इनके बीच में कैसे बैटल हुए थे। इतना समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है।